अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा से मौजूद हैं। और स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है वो स्टीशियोमेट्री के चैप्टर में से है और 4.8 पे हमारे पास ये मौजूद है हमारी बुक में, जो कि है केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। और ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें किसी भी केमिकल चेंज को समझना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल चेंज को केमिकल इक्वेशन की सूरत में लिखने को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस है, हमारी अपनी बॉडी में बहुत से केमिकल रिएक्शंस हैं। फोटोसिंथेसिस एक और केमिकल रिएक्शंस है। इसके अलावा जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर हम उनको एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये सब जो है ये कहलाएगा केमिकल इक्वेशन है। सपोज़ करें कि हमारे पास एक इक्वेशन जो हमारी बुक में दी गई है, Zn जिंक प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। जी स्टूडेंट्स, ये केमिकल इक्वेशन जो है ये हमें क्या बता रही है। सबसे पहले लेफ़्ट साइड जो है इक्वेशन की, यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्टेंट्स। ये कहलाएंगे रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स ने मिक्स होना है और फिर हमें बनाकर देनी है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स जो हैं ये राइट साइड पे आएंगी और जो रिएक्टेंट्स हैं ये लेफ़्ट साइड पे आएंगे। सो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं जो हमारी बुक में मौजूद है। द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस in a chemical reaction are called reactants. Reactants are written on the left side of equation. Products की definition भी देख लेते हैं। Those substances which are being produced called products, यानी रिएक्टेंट्स के मिलने के साथ ही हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स बनते हैं। और फिर आपने देखना है केमिकल इक्वेशन में कि आपने एरो से उसको जो है वो जाहिर करना है कि एरो के जो लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट्स हैं, एरो के राइट साइड पे जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। हमने दोनों की डेफिनेशन को याद कर लिया, हमने केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन को भी याद करना है। अब हमने ये देखा कि जिंक जो है वो सॉलिड हालत में मौजूद है। जिंक जो है सॉलिड है, उसको हमने एक बीकर में लिया, फिर उसमें हमने H2SO4 जो एसिड है उसको ऐड किया। और स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है जब भी एसिड को ऐड करना है, एक बीकर है आपके पास, फ़र्ज़ करें आपने इसके अंदर सबसे पहले जो है वो वाटर को डालना है, पानी डालना है। फिर उसके अंदर आपने इसके अंदर ऑलरेडी जो है वाटर डाल के रखना है। फिर उसके अंदर आपने H2SO4 जो है वो ऐड करना है। फिर ये बन जाएगा H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन। जो सोल्यूशंस पानी के अंदर डालकर बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। तो इस तरह से हमने H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन बना लेना है और उसको जो है वो इक्वेशन के अंदर हम लिखेंगे AQ मीन्स एक्वस, S का मतलब है सॉलिड। अब हमने एरो लगा के इसकी प्रोडक्ट्स देखनी है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने मिलके प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो ये बन जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2S गैस। अब जिंक सल्फेट जो है वो सॉल्ट है, वो सॉलिड बना है, और H2 जो है हाइड्रोजन जो है वो गैस है। तो ये हमें गैशियस हालत में मिलेगी। इसको अपने साथ साथ इक्वेशन के मेंशन करते जाना है। अब स्टूडेंट्स, Zn जो है अगर आप देखें तो उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और SO4 के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। H के ऊपर भी हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा आइंस में। तो Zn जो है ये जाके मिल जाएगी SO4 के साथ, तो हमारे पास ZnSO4 आ जाएगा। अब H2 जो है वो गैस है, तो गैस को अगर हम देखें तो वो हमारे पास इस तरह से कलेक्ट हो गई है इस इक्वेशन में। इस तरह से आपने इसको याद रखना है किस तरह से रिएक्टेंट्स मिले हैं और उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाई हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो हमने याद रखनी है, शर्तें हैं जो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस को लिखते वक्त उनको मद्देनज़र रखना, उन पॉइंट्स को बेहद ज़रूरी है। सो ये एक और इक्वेशन है हमारे पास जो हमारी बुक में मौजूद है, 4Al प्लस 3O2 एरो 2Al2O3। अब हमने क्या करना है, एल्युमिनियम है हमारे पास, उसको हमने ऑक्सीजन में ऐड करना है, तो हमारे पास Al2O3 जो है वो बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि Al किस सूरत में मौजूद होगा। एल्युमिनियम की हालत क्या है, ऑक्सीजन
कैसे पड़ा हुआ है, Al2O3 किस सूरत में हमें मिलेगा, तो इन सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है। तो हमें 5 कंडीशंस जो हैं, 5 शर्तें लाजमी पूरी करनी है, तो हम केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो उस सिलसिले में सबसे पहली बात जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने याद रखना है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पूरा करता हो। अब ये लॉ है क्या? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लाइक ये भी एनर्जी है, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन भी एनर्जी है, और साइंस के रूल्स के मुताबिक एनर्जी जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बट ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। लाइक एल्यूमिनियम भी एनर्जी, ऑक्सीजन भी, इन्होंने अपनी फॉर्म चेंज करके ये क्या बन गए हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो कोई भी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन लिखते हुए आपने देखना है कि वो जो है जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सब प्रोडक्ट्स में बदल जाएंगे। थे वो पहले रिएक्टेंट्स, अब वो बन गए हैं प्रोडक्ट्स। उन्होंने सिर्फ फॉर्म चेंज की है, लेकिन यहाँ से कोई भी रिएक्टेंट जो है वो इधर उधर ख़त्म नहीं हो सकता, उसने सिर्फ अपनी फॉर्म बदल दी है। सो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए। नंबर 2, जी स्टूडेंट्स, हमने ध्यान रखना है कि जितने भी एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं उनका करेक्ट फार्मूला लिखा जाए। अब एल्यूमिनियम Al पीरियोडिक टेबल में Al की सूरत में मौजूद है, तो इसका करेक्ट फार्मूला लिखेंगे। ऑक्सीजन जो है O2 गैस है, तो उसको O2 की सूरत में लिखेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला जो है वो Al2O3 है। सो ये मस्ट है कि हमारे पास इनके करेक्ट फार्मूलाज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मौजूद हों। उसके बाद थर्ड जो है वो हमने ये ध्यान रखना है डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि ये जो चेंज है रिएक्टेंट्स ने मिलके प्रोडक्ट्स बनाने हैं, यानी ये जो इक्वेशंस है लेफ़्ट टू राइट लिखनी है। ये एरो हेड हमने देना है कि ये इक्वेशन मूव कर रही है रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। और नंबर 4 जो हमने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जी अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि इस इक्वेशन में जो हमारी बुक में भी दी गई है, यहाँ तक कुछ नहीं पता कि एल्यूमिनियम किस हालत में है, ऑक्सीजन किस हालत में है, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस हालत में है। हमें इनकी जो है फिजिकल स्टेट का पता होना चाहिए। फिजिकल स्टेट का मतलब है कि हमें पता हो ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अब एल्यूमिनियम जो है वो सॉलिड हालत में मौजूद होगा, तो छोटा सा ऐसा आपने लिख देना है। ऑक्सीजन जो है वो गैशियस है, ऑक्सीजन गैस की सूरत में मौजूद होगी। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है ये भी सॉलिड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड हालत में बनेगा। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। फ़र्ज़ करें हम वाटर की बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि ये जो वाटर है ये अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है। अब हमें क्या पता कि वाटर जो है वो लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है। वाटर आइस की सूरत में आए तो वो सॉलिड है, वाटर जो है वो लिक्विड हो तो उसको हम वाटर ही, तो आपने इसकी स्टेट मेंशन करनी है स्मॉल l वाटर जो है, और अगर वाटर गैशियस सूरत में है तो आपने गैस की सूरत में लिखना है। इसी तरह से अगर सॉलिड है कोई भी वाटर की जगह पे कोई भी प्रोडक्ट जो है, तो आपने करेक्ट जो है वो उसको उसकी फिजिकल स्टेट्स कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है या ये एक्वस है। अगर कोई भी सोल्यूशन पानी के अंदर बना हो, जैसे मैंने अभी बात की थी आपसे कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन जो है वो कभी भी प्योर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ नहीं करेंगे, हमने उसको एक्वस करना है, पानी के अंदर उसका सोल्यूशन बना है। तो हम सबसे पहले बीकर में डालेंगे पानी और फिर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे, तो उसको हम कहेंगे एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। ये 4 जो हैं कंडीशंस आपने याद रखनी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस। उसके बाद हम 5th जो है मोल रेशो, ये उससे भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेश्चन हम लिखेंगे तो उसमें मोल रेशो, लाइक एल्यूमिनियम के कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम will react with 3 moles of oxygen and they will give us 2 moles of aluminium oxide। इस तरह से आपने देखना है, करेक्ट हमें पता होना चाहिए कितने मोल्स एल्यूमिनियम के आए, कितने मोल्स ऑक्सीजन के आए और कितने मोल्स जो हैं वो हमें प्रोडक्ट के मिले हैं। सो करेक्ट मोल रेशो होगी तो हमें मोर जो है क्लैरिटी पता चलती जाएगी क्वेश्चंस के लिए। ये 5 कंडीशंस हैं, ये 5 स्टेप्स हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने लर्न कर लेने हैं। उसके बाद हमारी बुक में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी मौजूद हैं। कुछ रिएक्शंस जो हैं स्टूडेंट्स वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। दोज रिएक्शंस विच टेक
place only one direction are called irreversible reactions. ऐसी reactions जो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं उसे हम कहते हैं irreversible reactions. फर्ज करें ये एक इक्वेशन है Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2. अब इसमें हम देखें रिएक्टेंट कौन से हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है. जिंक जो है वो सॉलिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस हमने डाला है, तो जिंक सल्फेट बना है सॉलिड हमारे पास, और गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस हमें मिल गई है. हमने एक बीकर के अंदर जो है वो जिंक डाला है सॉलिड फॉर्म में, जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है. इसके अंदर जो है वो एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है. फिर हमारे पास जिंक सल्फेट बनेगा सॉलिड, और जो गैस निकलेगी इस रिएक्शन में से वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस. अब स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो ये एक ही तरफ मूव हो रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. ये एरो से हमें पता चलेगा एक ही साइड. इस तरह के रिएक्शंस जो एक ही डायरेक्शन में मूव करें उनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस. और अब हम चलते हैं दूसरे रिएक्शंस जो के हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस. अब कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो एक ही साइड पे मूव नहीं करते. सपोज हमारे पास इक्वेशन है N2 प्लस 3H2, डबल हेडेड एरो लगना है इस पे, इसको हम कहते हैं डबल हेडेड एरो. यूँ इसका जो रिएक्शन है उसमें हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस में लिखना है इस तरह से. फिर बनेगा अमोनिया. ये है जी हाबर प्रोसेस. हाबर प्रोसेस में अमोनिया हमें चाहिए होती है और उसमें हम नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को मिलाते हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं अमोनिया की. अब हमने देखना है कि ये दोनों साइड पे मूव करता है. नाइट्रोजन हाइड्रोजन, सबसे पहले अमोनिया बनाएंगे, थोड़ी देर बाद अमोनिया डिकम्पोज हो जाएगा और वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में. इस तरह की रिएक्शंस जो दोनों साइड्स पे मूव कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट, इन दोनों साइड्स पे मूव करेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगी, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनेंगे, तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस. और इसमें हम डबल हेडेड एरो को यूज़ करते हैं. अब स्टूडेंट्स एक और टाइप के रिएक्शंस हैं जो कि हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शंस. इसको भी देख ले, इसकी क्वेश्चन भी हमारी बुक में मौजूद है. AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, प्लस NaCl है. सिल्वर नाइट्रेट एक्वस हालत में है. एक्वस मैंने आपको पहले बताया है, सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम बीकर में डालेंगे तो ये सॉलिड कंडीशंस में है, ठीक है. इसमें हमने वाटर ऐड करना है, पानी ऐड करेंगे तो इसका एक्वस सोल्यूशन बनाना है, किसका, सिल्वर नाइट्रेट का. फिर इसके अंदर NaCl का जो है एक्वस सोल्यूशन डालना है. जब दोनों जो है मिक्स हो जाएंगे, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, तो हमारे पास बनेगा AgCl. सॉल्ट जो है वो सॉलिड बनेगा, यानी इस रिएक्शन में AgCl जो है वो सॉल्ट सॉलिड कंडीशन में, प्रेसिपिटेट्स उसके नज़र आएंगे, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, तो ये है प्रेसिपिटेट रिएक्शंस. और Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, दो आइंस बन रहे हैं इस रिएक्शंस में, Na पॉजिटिव और जो दूसरा था NO3 नेगेटिव. इसका मतलब ये है कि ये सोल्यूशन के अंदर आयंस की सूरत में फ़्लो कर रहे हैं, ये एज इट इज़ कलेक्ट नहीं हो रहे, इसलिए हमने इनको इक्वेशन में भी Na पॉजिटिव लिखा है और NO3 नेगेटिव आयंस की फॉर्म में लिखा है. जब हम कलेक्ट करेंगे बीकर के अंदर तो हमारे पास AgCl जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होगा. तो आपने इस तरह के रिएक्शंस जो हैं जिनमें प्रेसिपिटेट्स कलेक्ट करके हम सॉलिड फॉर्म में जो है अपनी प्रोडक्ट हासिल करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शंस. सो स्टूडेंट्स, आपने तीनों टाइप के रिएक्शंस, इनकी डेफिनेशंस और इनकी इक्वेशंस को अच्छे से लर्न करना है. और ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस के बारे में. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा. आज के लिए इतना ही था. अल्लाह हाफ़िज़.